हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, इससे पहले वाला जो वीडियो था जो लास्ट क्लास में हमने एंड किया था, उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ या इसकी शेप कैसे होती है, वो सब हमने पिछले वीडियो में तैयार कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ये तो आपको भली बात ही पता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ऑर्गन है, कोशिकांग है। अब ये कोशिका में स्पेशल क्यों है वो तो ये आज के लेक्चर से पता लग ही जाएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की सारी जानकारी लेने से पहले हमें सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। स्ट्रक्चर का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम पढ़ना हमें। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम कैसा होता है, वो किससे बना होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सा कॉम्पोजिशन होता है, वो सब चीजें हम क्लियर करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया एक, ये मैंने पहले भी बता दिया था, डबल लेयर्ड ऑर्गन है। मतलब इसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया के सराउंडिंग जो लेयर है वो डबल है, सिंगल लेयर नहीं है, इसके चारों तरफ डबल लेयर है। अभी आपको बता दूं, इसके चारों तरफ जो डबल लेयर है, तो बाहर वाली झिल्ली तो बिल्कुल सीधी होती है, बाहर वाली झिल्ली बिल्कुल सीधी, और जो इसके अंदर वाली झिल्ली है वो सीधी ना हो कि वो बीच बीच में ऐसे फोल्ड रहती है, वलित रहती है। वो देखो कैसे, लेट्स सी, देखना एक बार। और ये भी ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है, आपको कैसा आकार शो करना है, जूते के आकार का, जूते के तली का आकार, जूते के तली का आकार। देखो कैसे, ऐसा डायग्राम देना है, ये देखो, ये मैं क्या बना रहा हूं, सबसे पहले ये है आउटर लेयर, मतलब बाहर वाली झिल्ली। ऐसा लग रहा है ना, जूता आता ना, जूता, अब जूते के नीचे जो बॉटम होती है, जूते की तली लाइक दिस, ऐसी ही तो होती है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है, जो हम बाहर से इसको शेप दे रहे हैं। और ध्यान रहे, ये जो मैंने झिल्ली बनाई है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर है, बाहर वाली झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है? बाहर वाली झिल्ली, ये बाहर वाली झिल्ली है, ठीक है। अब ये आपको पता है कि दोहरी झिल्ली है, डबल लेयर्ड ऑर्गन है, ठीक है। ये बाहर वाली झिल्ली, अब जो अंदर वाली झिल्ली है ना, वो इसकी तरफ बिल्कुल सीधी नहीं है, ऐसे जैसे ये तो बिल्कुल सीधी सीधी है, ये शू शेप, जो जूते का आकार है वैसे आपने बना दिया, लेकिन अंदर वाली झिल्ली ऐसे ऐसे नहीं होगी, वो फोल्डेड है, वलिता वलित। देखो कैसे, ऐसे, ऐसे फोल्ड हो रही है, चारों तरफ से फोल्ड कर दो इसको, ऐसे, ऐसे ऐसे फोल्ड करना है। ये लो, समझ में आ रहा है? ये बाहर वाली झिल्ली और ये अंदर वाली झिल्ली। बाहर वाली झिल्ली को थोड़ा सा डार्क कर दो। और ये आप भी ध्यान रखना, जब भी डायग्राम बनाओ तो कोई भी डायग्राम हो, उसके सराउंडिंग जो लेयर होती है ना, वो हमेशा डार्क ही होनी चाहिए, ताकि आपका डायग्राम इफेक्टिव हो। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा डार्क करना है। तो ये लो, इसको बना दिया मैंने डार्क। ये लो, अब यहाँ पर आप नाम दे दो, ये बाहरी झिल्ली, ये तो है बाहरी झिल्ली, और ये आंतरिक झिल्ली।
ये बाहर वाली झिल्ली और ये कौन सी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली। सबसे पहले आपको यही काम करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसकी बाहर वाली झिल्ली बिल्कुल सपाट होती है, प्लेन होती है, और अंदर वाली झिल्ली कैसी होती है, फोल्डेड। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप डायग्राम में नोटिस करो, ये बाहर वाली झिल्ली और ये अंदर वाली झिल्ली, इसके बीच में आपको कुछ गैप नजर आ रहा है कि ऐसा गैप, ये देखो गैप है ना, ये पूरा गैप भरा पड़ा, इसमें नहीं जाना है। इन दोनों झिल्लियों के बिटवीन, इन दोनों झिल्लियों के बीच में क्या कुछ गैप आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है, ये देखो पूरा गैप। इस गैप को बोला जाता है परिकला अवकाश। ये जो गैप है ना, एक झिल्ली फिर नीचे झिल्ली, तो बीच में जगह है, और जगह को क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, अवकाश बोलते हैं। तो इसका नाम है परिकला अवकाश या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ओके, ये स्पेस है। अब आप ध्यान देना, दूसरा पॉइंट कौन सा बताना है, परिकला अवकाश। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली आपको पता है फोल्ड हो रही है, और आपको देखो ये फोल्ड नजर आ रहे होंगे, ये पहला फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड, ये तीसरा फोल्ड, ये फोल्ड। तो इस एक फोल्ड को, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर जो फोल्ड बने हुए हैं ना, तो प्रत्येक फोल्ड को क्या बोला जाता है, इस एक फोल्ड को हम बोलते हैं क्रिस्टी। इस फोल्ड को, ये फोल्ड, ये फोल्ड, ये फोल्ड, तो इस फोल्ड का नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोल दो, किरीटी बोल दो, शिखी बोल दो, कई नाम है इसके। इसको क्रिस्टी भी कहते हैं, इसको शिखी भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है किरीटी। ये लो, ये फोल्ड, ये क्रिस्टी, मतलब प्रत्येक फोल्ड को क्या नाम दिया गया है, क्रिस्टी नाम दिया गया है। अब देखो थोड़ा सा आप अगर और भी ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो आपको पता लगेगा, ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी के ऊपर टेनिस के रैकेट के जैसे, ऐसे टेनिस के रैकेट के जैसी संरचना पाई जाती है, ऐसे ऐसे पूरी क्रिस्टी के ऊपर। क्या बोला मैं कि प्रत्येक क्रिस्टी के ऊपर टेनिस का रैकेट, टेनिस खेलते हैं ना, उसका जो रैकेट आता है ना, उसके जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। देखो मैं अलग से बना के दिखाऊं तुम्हें, मान लो ये एक फोल्ड है, ऐसा है ना, देखो ये रहा, ये एक फोल्ड बना दिया मैंने। कैसे कर लो इसको, नीचे कर लो, ऊपर कर लो। तो इस फोल्ड को तुमने क्या नाम दिया, इस फोल्ड को तुमने नाम दिया क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी के ऊपर, ऑन क्रिस्टी, इसके ऊपर टेनिस के रैकेट, ऐसा ही तो आता है टेनिस का रैकेट, ऐसा नहीं आता कि खेलने वाला, टेनिस के रैकेट के जैसी संरचना पाई जाती है, ये वाली, ऐसे। समझ में आ रहा, ऐसे, ये पूरी लंबाई पर, इस पूरी लंबाई पर ये जो टेनिस के रैकेट की जो स्ट्रक्चर है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, देखो इसको कहा जाता है F1 कण या ऑक्सीसोम। एक बार वापस आओ, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है, बाहर वाली झिल्ली समतल होती है, अंदर वाली झिल्ली वलित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश पाया जाता है उसे परिकला अवकाश या परिसूत्रकणिकीय अवकाश या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली के प्रत्येक वलन को या प्रत्येक फोल्ड को क्रिस्टी, किरीटी या शिखी कहा जाता है। इस क्रिस्टी, किरीटी या शिखी के ऊपर टेनिस के रैकेट के समान जो वलन पाए जाते हैं, जो आकार पाया जाता है, जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम। या तो F1 पार्टिकल बोल दो या फिर उसको क्या बोल दो, ऑक्सीसोम बोल दो। इतनी बात तो हमारी हो गई। क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं, F1 कण, इनका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीसोम। ओके, लेट्स सी। अब देखो, अब आप अंदर आओ, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये गैप, इस गैप में माइटोकॉन्ड्रिया का तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। इस गैप में माइटोकॉन्ड्रिया का
तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया का तरल पदार्थ, अधात्री। माइटोकॉन्ड्रिया का तरल पदार्थ, ये लो, इस पूरे के अंदर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का तरल पदार्थ भरा हुआ है। और ये जो तरल पदार्थ है ना, ये कोई स्पेशल कोई लिक्विड नहीं है, ये एक मिश्रण है। ये मिश्रण किस किस से बना होता है, ये जो मैट्रिक्स है, इस तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं, हिंदी में अधात्री बोलते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सा इसमें देखो प्रोटीन भी है, इसमें फॉस्फोलिपिड भी है, इसमें डीएनए भी है, इसमें आरएनए भी है, इसमें विभिन्न प्रकार के कई फास्फोरिलीकरण एंजाइम भी पाए जाते हैं, और इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं 70 प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है। अब ध्यान देना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो वृत्तुल डीएनए होता है, मतलब वर्गाकार डीएनए होता है, गोलाकार डीएनए। देखो डीएनए भी है इसके अंदर आरएनए भी है, 70 राइबोसोम भी है, प्रोटीन है, फॉस्फोलिपिड है, ये सब भरे पड़े हैं इसके अंदर, ये सब भरे पड़े हैं। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का वृत्तुल डीएनए। ये फिगर किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, मैं क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। ये मैट्रिक्स या अधात्री विभिन्न प्रकार के पदार्थों का मिक्सचर होता है, जैसे प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, आरएनए, डीएनए, 70 राइबोसोम और विभिन्न प्रकार के फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन एंजाइम्स। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो इतना तो हमने पढ़ लिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसका संगठन भी हम पढ़ लेते हैं। अगर संगठन की बात करें, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स के अंदर देखो आप 60 से लेकर 70% तो प्रोटीन इस मैट्रिक्स के अंदर, ये जो लिक्विड है ना 60 से लेकर 70% तो इसमें क्या है, प्रोटीन है। ओके, 60 से 70 प्रोटीन और कम से कम 25% फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब वसा। 70% तो प्रोटीन है, ठीक है, 25% के आसपास वसा है, फॉस्फोलिपिड है, और इसके अंदर 0.5% क्या है, आरएनए है, डीएनए है। ये सब इसका क्या हो गया, संगठन हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में हमें एक बात और पढ़नी है, मैं आपको समझा दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का वर्तुल डीएनए होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है जो स्वयं अगर कोशिका द्रव में नष्ट भी हो जाए ना, तो ये इस डीएनए के माध्यम से रेप्लिकेट करके अपने आप को वापस नया माइटोकॉन्ड्रिया में विकसित कर सकता है। कहने का मतलब ये है इस डीएनए की बदौलत माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया पैदा कर सकता है, अपने जैसा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया पैदा कर सकता है। अगर मान लो कोशिका द्रव के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो गया, कोई बात नहीं, उसके अंदर जो डीएनए है ना, वो डीएनए अपने आप में वृद्धि करके, गुणन करके, रेप्लिकेशन करके दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया तैयार कर देगा। ये क्वालिटी कोशिका के किस हर ऑर्गन के पास नहीं है, ये कुछ विशेष ऑर्गन के पास ही है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर नष्ट भी हो जाता है तो अपने जैसा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया तैयार कर सकता है। लेकिन ये काम कब होगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव के अंदर होगा। विदाउट साइटोप्लाज्म या विदाउट कोशिका द्रव के माइटोकॉन्ड्रिया ये काम नहीं कर सकता। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपने जैसा स्वयं दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया पैदा करने की क्षमता के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कौन सा अंग कहा जाता है, अर्धस्वायत्त शासी अंग। अर्धस्वायत्त शासी अंग क्या बोला जाएगा, इधर देखो, अर्ध स्वायत्त शासी अंग।
सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, अर्ध स्वायत्त शासी ऑर्गन। और अर्ध, जैसे क्वेश्चन आया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त शासी अंग क्यों कहते हैं, तो ये क्या आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का वर्तुल डीएनए होता है और इसी डीएनए की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में अपनी भांति दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया तैयार कर सकता है, इसी कारण इनको बोला जाता है अर्ध स्वायत्त शासी अंग या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। ये लो, ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की जानकारी। और ये ध्यान रखना, ये जो F1 पार्टिकल है, जो ऑक्सीसोम है, F1 पार्टिकल 85 एंगस्ट्रोम व्यास का होता है। F1 पार्टिकल 85 एंगस्ट्रोम व्यास का होता है और इन दोनों के बीच में, ये है ना, बहुत सारे F1 लगे होंगे यहाँ पे, बहुत सारे F1 पार्टिकल है, इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है, दो F1 कणों के बीच की दूरी होती है 100 एंगस्ट्रोम। दो के बीच की दूरी कितनी है, 100 एंगस्ट्रोम। कितनी है, 100 एंगस्ट्रोम। तो ये लो, ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक डिटेल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। देखो एक बार, माइटोकॉन्ड्रिया के काम भी पढ़ लेते हैं एक बार। ध्यान दो, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे ऑर्गन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड ऑफ 9th क्लास, तुम्हारे 9th क्लास के अकॉर्डिंग हमें माइटोकॉन्ड्रिया के ज़्यादा काम नहीं पढ़ना है। जो सबसे मेन काम है इसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, वही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि छोटी क्लास है 9th क्लास अभी तक। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। The powerhouse of this cell, that is called mitochondria. सेल का क्या बोलते हैं, पावर हाउस। हाँ, ध्यान दो, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है। तो सुनो, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, अगर हम घर की बात करें, अपने घरों की बात करें, तो वहां से जो पावर की सप्लाई होती है, जो लाइट की सप्लाई होती है, वो पावर हाउस से होती है। पावर हाउस के पास बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट होती है और वहां से एवरी होम या प्रत्येक घर के अंदर क्या हो जाती है, वो सप्लाई जाती है। तो सोचो, वैसी क्वालिटी माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, किस चीज की, ऊर्जा की। कोशिका की जो संपूर्ण एनर्जी है, या हमारी बॉडी की जो संपूर्ण एनर्जी है, बॉडी तो कोशिका से बनी हुई है, तो सारी की सारी एनर्जी किसके पास इकट्ठी रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वो पावर हाउस है जो कोशिका के प्रत्येक अंग को काम करने के लिए क्या देने वाला है, ऊर्जा। ये जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, ये तो कोशिका के अंदर है, तो कोशिका के अंदर ये अकेला तो है ही नहीं ना, बहुत सारे अंग है, लवक भी है, तारक काय भी है, गोल्जी काय भी है, ER भी है, बहुत सारे हैं, माइक्रोट्यूबल्स भी है। तो उन सभी अंगों को कार्य करने के लिए एनर्जी कौन देगा, तब एनर्जी तो पावर हाउस ही देगा, और पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रहे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा स्थित होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के प्रत्येक अंग को कार्य करने के लिए क्या प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा किसको, एवरी सेल ऑर्गन। कोशिका के प्रत्येक अंग को काम करने के लिए क्या प्रोवाइड करवाएगा, एनर्जी। और ये भी ध्यान रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पावर है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी है, तो वो ऊर्जा किस रूप में इकट्ठी होती है, ATP के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा किस रूप में इकट्ठी रहती है, ATP का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन है कि एटीपी क्या है, तो एटीपी क्या है, ऊर्जा की मुद्रा है, एनर्जी की करेंसी है, मतलब एटीपी के रूप में ऊर्जा इकट्ठी रहती है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये एनर्जी कहां से है, ये फिलहाल अभी का टॉपिक नहीं है, ये तो रेस्पिरेशन में पता लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा इकट्ठी रहती है वो किस रूप में रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब माइटोकॉन्ड्रिया किसी दूसरे अंग को काम करने के लिए ऊर्जा देता है तो यही एटीपी, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, फॉस्फेट के 3 अणु है, तो जब एनर्जी दूसरे के पास जाएगी ना तो ये 3 अणु वाला फॉस्फेट टूट जाएगा और 3 से किस में चला जाता है, 2 में, यानी कि एटीपी से क्या हो जाता है, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। वही नाम है, टी का मतलब ट्राई और डी का मतलब डाई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इस रूप में एनर्जी एटीपी से किस में कन्वर्ट होती है, एडीपी में, और एडीपी से फिर जाएगी प्रत्येक अंग के पास। तो ये लो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी होती है, किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में, और ये दूसरे अंगों को क्या देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है, किस रूप में देने वाला है, एडीपी के रूप में। सप्लाई करेगा पावर की, और पावर की सप्लाई करेगा, पावर को डिस्पैच करेगा, इसी कारण इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का कंप्लीट टॉपिक जो हम पूरा कर चुके हैं। तो सेल का एक ऑर्गन हमने पढ़ लिया, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब कोशिका का दूसरा मुख्य अंग आएगा, कौन सा, लवक, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।